एक सुंदर स्त्री की पहेली। नाजुक नार पिया संग सोवे, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपने खसम को खाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं इस पहेली का वर्णन करने जा रहा हूं इस कहानी के माध्यम से। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पहेली दोबारा से सुनते हैं। नाजुक नार पिया संग सोवे, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपने खसम को खाए। बंधु, कहानी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। किसी देश के राजा के मन में एक बार एक अनोखा प्रश्न उठा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मुझे ये बताओ, तीनों लोकों में सबसे सुंदर बाग किसने लगवाया है? राजा के पूछने पर मंत्री ने बताया, महाराज, स्वर्ग लोक में राजा इंद्र का नंदन वन तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। राजा इंद्र के बगीचे में सभी देवता भ्रमण करने के लिए आते हैं। तब राजा कहता है, हे मंत्री, मैं भी राजा इंद्र के बगीचे नंदन वन से भी सुंदर एक बाग लगाना चाहता हूं, जिसकी शोभा देखने के लिए दूसरे देश के राजा भी हमारे यहां आया करें। इसलिए तुम लोग एक सुंदर बगीचे का निर्माण कीजिए, जिसमें भांत भांत के फल और फूल देने वाले पेड़ पौधे लगे हों। तो राजा के आदेश पर एक बाग लगाया गया, जिसमें देश विदेश से पहाड़ों से तरह तरह के पौधे लगवाए गए। बाग के चारों ओर कटीले तारों से वाड़ लगवा दी, जिससे कोई बाग में प्रवेश न कर पाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राजा ने शाम को बगीचे में पेड़ पौधे लगवाए और सुबह तक सारे पौधे लापता हो गए। कटीली बार बाग के चारों तरफ ज्यों की त्यों लगी रही। यह देखकर राजा और उसके मंत्री सब अचरज में पड़ गए। जैसे तैसे करके राजा ने फिर से पेड़ पौधे लगवाए, पर अगले दिन बगीचे से फिर पेड़ पौधे गायब थे। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया कि आखिर बाग के पेड़ पौधे कहां चले जाते हैं। कोई जानवर भी उसमें प्रवेश नहीं करता। चारों तरफ कटीले तार लगे हुए हैं। राजा ने अपने गुप्तचरों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा। राजा के सारे गुप्तचर पूरी रात बगीचे को घेरे बैठे रहे, लेकिन सवेरा होने पर बाग के सारे पेड़ पौधे गायब मिले। कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि आखिर पेड़ पौधे गायब कैसे हो जाते हैं। राजा ने कई बार बगीचे का सृजन किया, मगर परिणाम वही रहा, ढाक के 3 पात। अब तो राजा और राजा के सभी सहायक उदास रहने लगे। राजा के 4 बेटे थे। उन्होंने अपने पिताजी को उदास देखा तो सोचा कि हमारे पिताजी बाग ना लग पाने की वजह से उदास रहते हैं। तो उनमें से जो बड़े राजकुमार थे, राजा के 3 बेटे, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम पिताजी के सपने को पूरा करेंगे। हम फिर से बाग में पेड़ पौधे लगवाएंगे और बाग की कड़ी चौकसी करेंगे, ताकि कोई हमारे बाग को उजाड़ ना पाए। देखते हैं बाग कैसे गायब होता है। प्रिय बंधुओं, अब तो राजा के तीनों बेटों ने बाग में बारी बारी से पेड़ पौधे लगाए और काफी नौकर चाकर और सिपाहियों को लगा दिया कि देखते रहना कि बाग को आज कौन नष्ट करता है। पूरी रात रखवाली करने के बाद भी बाग में पेड़ पौधे नहीं थे। यह देखकर राजा के तीनों बेटों को बड़ी निराशा हुई कि आखिर इतने लोगों की निगरानी में भी पेड़ पौधे गायब थे। थक हार कर वे शांत होकर बैठ गए। अंत में राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं भी प्रयास करके देख लूं। राजा कहने लगे, बेटी, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है। दूसरी बात, जिस काम को मैं और तुम्हारे बड़े भाई नहीं कर सके, उसे तुम कैसे कर पाओगे? तभी मंत्री कहने लगा, राजन, यह कहकर तुम अपने छोटे राजकुमार का मन छोटा मत करो। यदि देखने में छोटा है और उसके अंदर बुद्धि बल है, तो वो छोटा नहीं माना जाता। जिस तरह छोटा सा अंकुश बड़े से हाथी को बस में रखता है, उसी तरह छोटे व्यक्ति में भी यदि बुद्धि बल हो तो वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, बड़े से बड़े शत्रु को पराजित कर सकता है। किसी को छोटा कहकर कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलकर उसके साहस को कमजोर नहीं करना चाहिए। मित्रों, मंत्री के समझाने पर उदास होते हुए राजा ने अपने छोटे बेटे को भी आज्ञा दे दी कि तुम भी कर लो अपने मन का।
अब क्या हुआ, अगले दिन बाग लगवाया गया। राजा के छोटे बेटे ने सोचा कि अब तक मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई बाग की सुरक्षा का भार सिपाहियों और नौकर चाकरों के सिर पर डालकर महलों में जाकर आराम से सोते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं स्वयं जाकर बाग की रखवाली करूंगा। इतना कहकर छोटे राजकुमार ने सबसे पहले बाग की रखवाली में लगाए गए सारे सिपाहियों की छुट्टी कर दी और स्वयं बाग की रखवाली करने के लिए पहुंच गए। उसने बाग के एक कोने पर एक झोपड़ी बनवाई और उसमें रात में छिपकर बैठ गया। थोड़ी दूरी पर उसने एक पानी से भरी नाद भरवा कर रख ली। सोचा अगर कोई जानवर बाग उजाड़ने आएगा तो प्यास लगने पर वो पानी पीने भी आएगा। राजकुमार जागकर बाग पर दृष्टि बनाए हुए थे। जब भी उन्हें नींद आने लगती वे उसी नाद में जाकर अपना मुंह धो लेते। इस तरह जब आधी रात बीत गई तो उसने देखा कि आंधी की तरह तेज हवा चलने लगी। राजकुमार एकदम चौकन्ना हो गए। थोड़ी देर में ही वो हवा एकदम शांत हो गई। उसने झोपड़ी के अंदर से झांक कर देखा कि एक पंखों वाला सफेद रंग का घोड़ा धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहा है। उस घोड़े पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस घोड़े ने जमीन पर पैर रखे बिना ही ऊपर ऊपर से ही सारे पेड़ पौधे खा लिए। कुछ ही समय में उसने बाग का सफाया कर दिया और राजकुमार झोपड़ी में बैठा बैठा ये सब देख रहा था, मगर कर कुछ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि घोड़ा पानी को देखकर पानी पीने के लिए ललचाया और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नाद के पास गया तो राजकुमार ने सोचा ये अच्छा मौका है। घोड़ा जमीन पर उतरकर पानी पीने लगा। उसी समय दबे पांव राजकुमार गया और घोड़े पर बैठी राजकुमारी की तरह सुंदर अप्सरा को पकड़कर स्वयं भी घोड़े पर जाकर बैठ गया। अब तो घोड़ा तीव्रता के साथ आकाश की ओर उड़ गया। वो सुंदर स्त्री को कसकर पकड़े बैठा रहा। घोड़ा उड़कर पूरे आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लगा। राजकुमार कहने लगा, ए चोर स्त्री, तू कौन है और बार बार मेरे बाग को क्यों नष्ट कर देती है? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? तब वो सुंदर स्त्री कहती है, हे राजा के बेटे, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं राजा इंद्र की अप्सरा हूं। जब से तुम्हारे पिता ने नंदन वन से सुंदर बाग लगाने का निश्चय किया है तब से हमारे महाराज इस बात को सोचकर बड़े दुखी हैं कि यदि तुम्हारे पिता ने नंदन वन से सुंदर बाग लगा दिया तो देवराज इंद्र का बड़ा अपमान होगा। इसलिए इंद्र महाराज ने मुझे यह काम सौंपा है कि जब भी राजा बाग लगाकर तैयार करे तुम रात में जाकर अपने घोड़े से बाग को नष्ट करवा दिया करो। इसलिए हे राजकुमार, तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपने महाराज के आदेश का पालन कर रही हूं। तुम मेरे घोड़े पर बैठ तो गए, पर मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। वहां पृथ्वी का कोई मनुष्य शरीर रहते नहीं जा सकता। दूसरी बात, यदि मैं तुम्हें लेकर वहां गई तो राजा इंद्र मुझे बहुत दंडित करेंगे। इसलिए तुम उतर जाओ और मुझे जाने दो। राजकुमार कहने लगा, हे सुंदर अप्सरा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक तुम मेरे बाग को ज्यों का त्यों नहीं कर देती। मैं अपने पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा? वो अप्सरा कहने लगी, हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे बाग को ज्यों का त्यों कर दूंगी। अगर तुम नहीं बता पाए तो फिर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। तब वो अप्सरा कहती है, हे राजकुमार, ध्यान से सुनो। मेरा पहला प्रश्न है, कोमल नार पिया संग सोवे, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपने खसम को खाए। यानी कि एक नाजुक स्त्री अपने पति के साथ सो रही है। जब वो जागती है तो फिर जागकर अपने पति को ही खाने लगती है। बताओ वो स्त्री कौन है? प्रश्न सुनकर राजकुमार कुछ सोच में पड़ गए और काफी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने अप्सरा के प्रश्न का उत्तर दिया कि हे सुंदरी, वो स्त्री है दिए की बाती। दिए में तेल के साथ पड़ी आराम से सोती है। जब उसे जलाया जाता है तो वो तेल को धीरे धीरे खा जाती है। राजकुमार का उत्तर सुनकर अप्सरा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगी, इसने पहला प्रश्न तो मेरा बता दिया, अब मैं इससे इतना कठिन प्रश्न पूछूंगी कि यह सोचता ही रह जाएगा। तब अप्सरा ने दूसरी बात पूछी
सुनो, एक भुजा की नार सुनो, बैठी गद्दी डाल, सब जग बस में कर लियो, नहीं है तन पर खाल। अप्सरा का दूसरा प्रश्न सुनकर भी राजकुमार सोच में पड़ गए कि ऐसी स्त्री कौन है जिसका एक हाथ है और शरीर पर खाल भी नहीं है और गद्दी पर बैठी बैठी पूरे संसार को बस में किए है। राजकुमार आयु में छोटा जरूर था पर बुद्धि बल में बहुत तेज था। अप्सरा के दूसरे प्रश्न का उत्तर राजकुमार ने इस तरह से दिया कि हे अप्सरा, चखिया एक भुजा की नार, बैठी गद्दी डाल, सब जग जाको पीसो खाए, नहीं अंग में खाल। राजकुमार का उत्तर सुनकर अप्सरा बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी, हे राजकुमार, तुमने मेरे सवालों का जवाब देकर मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम मुझसे जो मांगना चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। तब राजकुमार कहता है, हे अप्सरा, पहले तुम मेरे बाग को नंदन वन की तरह सुंदर बना दो, और दूसरी मांग मेरी यह है कि मैं जब भी तुम्हें याद करूं तुम तुरंत मेरे पास आ जाना। तब वो सुंदर अप्सरा बोली, हे राजकुमार, जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी, पर जिस दिन तुमने इस बात को किसी और को बता दिया उसी दिन से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है। मित्रों, इतना कहकर अप्सरा ने राजकुमार के बाग को ज्यों का त्यों सुंदर कर दिया और पूरी रात राजकुमार के साथ रही। सवेरा होने से पहले ही स्वर्ग को चली गई। इधर सवेरा होते ही राजकुमार अपने महल में चला गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सवेरा होते ही जब राजा ने बाग देखा तो बाग नंदन वन की तरह हरा भरा लहरा रहा है। देखकर राजा गदगद हो गया। उसने अपने छोटे बेटे से पूछा कि ये सब तुमने कैसे किया? तो राजकुमार उस बात को छुपाकर झूठ बोल गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि यदि मैंने पिताजी को सही सही बात बता दी तो वो अप्सरा मुझसे मिलने नहीं आएगी। यही सोचकर राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि हमारे तीनों बड़े भाइयों ने किया है। मैं तो आराम से महलों में सोता रहा, वे तीनों बारी बारी से रात भर जागकर पहरा देते रहे, इसीलिए आज बाग में कोई नहीं आया। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे शहर में तीनों राजकुमारों की जय जयकार होने लगी। राजा की नजरों में उन तीनों के लिए सम्मान बढ़ गया। एक दिन वे तीनों आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हे भाई, उस रात तो हम लोग अपने महलों में सो रहे थे, बाग में तो हम घूमने भी नहीं गए, तो छोटे भाई ने हमारा नाम क्यों लिया? जरूर कोई रहस्य की बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। इस बात का पता करना चाहिए। मित्रों, अब वे तीनों राजकुमार उस छोटे राजकुमार के रहस्य के बारे में पता करने के लिए उसका पीछा करने लगे। छोटे राजकुमार का उस दिन से एक नियम बन गया था कि वो रोज शाम को बाग में जाकर बाग के माली को घर भेज देता था और स्वयं उस झोपड़ी में जाकर सो जाता था। रात को वो अप्सरा सफेद घोड़े पर बैठकर आती और राजकुमार से मिलकर सुबह को चली जाती। एक दिन उन तीनों ने छुपकर इस रहस्य को देख लिया। सवेरा होते ही उन्होंने दरबार में अपने पिता को सारी बात बता दी। यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा सोचने लगा कि हमारा छोटा राजकुमार वास्तव में बड़ा योग्य है और अपने बड़े भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम रखता है। ऐसा प्रेम भाव देखकर राजा ने सोचा कि वास्तविक राजा बनने के योग्य तो हमारा छोटा बेटा ही है। यदि ये राजा बन गया तो परिवार की एकता कभी भंग नहीं होगी और देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। कहते हैं, जहां संगठन और प्रेम होता है वहां बड़े से बड़े कठिन कार्य भी आसानी से हल हो जाते हैं। यही सोचकर राजा ने अपने छोटे बेटे को राजा बनाने की घोषणा कर दी। बंधुओं, इस कहानी के विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट में हमें बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।